हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त, इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग दोस्त देख रहे हैं मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और विभिन्न राजाओं के बारे में देख चुके हैं दोस्त मौर्य काल के। अब आइए देखते हैं दोस्त मौर्य काल के पतन के बारे में। तो वो कौन से कारण थे जो मौर्य वंश के पतन के कारण हुए, और क्या भारतीय इतिहास पर मौर्य शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा है। आर्थिक कारण क्या रहा, सामाजिक कारण क्या रहा, न्यायिक कारण क्या रहा, धार्मिक कारण किस प्रकार से भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला है मौर्य वंश ने। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासक इस वंश में हुए, फिर भी यह वंश बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। लेकिन एक अमिट छाप भारतीय इतिहास में इसकी रही है और भारतीय इतिहास में इसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। तो अशोक के बाद अगले 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों का कमज़ोर शासन चलता रहा दोस्त। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उनके जो शासक हुए, बाद के जो शासक हुए उतने योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। अशोक के बाद कुणाल शासक बना पुराण, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है दोस्त। राज तरणगढ़ी के अनुसार उस समय जालौक कश्मीर का शासक था। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है दोस्त। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन होने के क्या कारण बताए हैं दोस्तों। आइए जान लेते हैं, और वो ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ देख लीजिए दोस्त इतिहासकार लिखा है, दूसरी तरफ पतन के कारण। तो किस विद्वान ने बताया है कि क्या कारण है, आइए देखते। तो हरिप्रसाद चौरसिया फर्स्ट नंबर पे हैं। हरिप्रसाद शास्त्री, इन्होंने धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण उन्हें बताया है कि धार्मिक नीति कारण प्रमुख रहा, जिसमें ब्राह्मण विरोधी, क्योंकि मौर्य जो शासक थे वो उनका झुकाव जैन और बौद्ध धर्म पर ज़्यादा था। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को की उपेक्षा की, जिसकी वजह से हरिप्रसाद शास्त्री का मानना है कि मौर्य साम्राज्य जो हुआ उसके पतन का कारण बना। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो है हेमचंद राय चौधरी। इन्होंने बताया कि अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण पतन का कारण हुआ। अहिंसक, जिसकी वजह से प्रमुख कारण बना, क्योंकि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र धारण करना त्याग दिया था, जिसकी वजह भी एक कारण माना जाता है। डी कौशाम्बी ने क्या कहा दोस्त, इन्होंने आर्थिक कारण बताया, जिसमें संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जब अशोक शासक हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे धन दौलत का अपव्यय किया, जिसके कारण साम्राज्य में आर्थिक संकट पैदा हो गया। डी.एन. झा ने क्या कहा दोस्त, कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो उन्होंने बताया है कि अशोक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध कर आगे बढ़ सके। रोमिला थापर ने क्या कहा दोस्त, केंद्रीय शासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। उन्होंने बताया है कि अधिकारी जो थे वो उतने योग्य और उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिससे कि शासन व्यवस्था को उचित ढंग से चलाया जा सके। ठीक है दोस्त, आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे भैया आगे आइए कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो मौर्य कालीन कुछ प्रमुख अधिकारी उन्हें क्या कहा जाता था दोस्त, आइए देख लेते हैं। तो मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित को प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्त। सेनापति को युद्ध विभाग का मंत्री कहा जाता था दोस्त। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी कहा जाता था मौर्य काल में दोस्त। समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री था दोस्त। संनिधाता, राजकीय कोषा का अध्यक्ष था दोस्त। मध्यस्था, फौजदारी न्यायालय न्यायाधीश था, जिसे आज कमिश्नर कहा जाता है। न्यायक, सेना संचालक अथवा नगर का रक्षक अध्यक्ष था। कर्मांती क्या था दोस्त, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था भैया।
आगे देख लेते हैं मित्र, आगे आइए देख लेते हैं आगे। दंडपाल या प्रशस्त पुलिस अधिकारी होता था। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश था दोस्त। नागरक जिसे पौर भी कहा जाता था, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल होता था। दुर्गपाल कौन था भैया? तो राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था मित्र। अनंतपाल सेना प्रबंधक, इसे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक माना गया। आटविक कौन थे दोस्तों? ये वन विभाग का प्रधान होता था। दौवारी कौन कहे जाते थे? तो राजमहलों व्यतिरेक करने वाला प्रधान था। आर्तवर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष था दोस्त। मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये परिषद का अध्यक्ष होता था। ठीक है दोस्त, आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 36 अध्यक्षों का उल्लेख है। कुछ प्रमुख अध्यक्ष निम्न: लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था, सिक्के जारी करता था दोस्त। कौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष राज्य की धन, जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष दोस्त खानों का अध्यक्ष था भैया। विदिता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष था। पर्णाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। और नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष होता था दोस्त। और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे। तो कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम जान लेते हैं दोस्त, आइए देख लेते हैं। तो संस्थाध्यक्ष व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षण का अधिकारी होता था। लौड़ा अध्यक्ष नमक अधिकारी होता था दोस्त। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। महापात्र पराशरण गुप्तचर और खुफिया विभाग और सूचना विभाग था। सूत्राध्यक्ष रुई कातने, कपड़ा बुनने, उद्योग और संचालन और यूनानी लेखों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई। प्रशास्ता जो कागजातों का अधिकारी होता था, कागज पत्रों का देखरेख करता था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला, आइए देख लेते हैं मौर्य प्रशासन देख लेते हैं। तो मौर्य प्रशासन उस समय किस तरह का था भैया, आइए समझ लेते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता को देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गढ़ राज्यों का ह्रास होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफ़ी मजबूत हो रही थी। कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राज्य के में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त केंद्रीय प्रशासन क्या था। दोस्त केंद्रीय प्रशासन क्या था भैया, तो अर्थशास्त्र में सिरहस्त अधिकारियों को बीर्थ कहा जाता था दोस्त। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महात्म की संज्ञा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ महात्म या मंत्री या पुरोहित थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था मित्र। युक्त एवं उपयुक्त, तो ये केंद्रीय महात्मा या अध्यक्षों की नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। अगला देख लेते हैं भैया आगे, प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं दोस्त। प्रांतीय प्रशासन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित तो न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था दोस्त। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी दोस्त। इन प्रांतों का विवरण निम्नलिखित है। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। अशोक सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व उत्तरापत एवं अवंती का कुमार रह चुका था। कुमारामात्या की सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महामाया नामक अधिकारी होते थे। इनके अंतर्गत विभिन्न विषयक पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। तो आइए कुछ प्रमुख प्रांतों की राजधानी के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो यह उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी दोस्त।
दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी मित्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी मित्र। कलिंग की राजधानी तोसली थी दोस्त। प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। मौर्य प्रशासन की स्तरीय खंड निम्नलिखित रूप में था। साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानिक। 800 ग्रामों का प्रमुख था। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए। 800 ग्रामों का समूह था। 800 ग्रामों का समूह। पांचवा द्रोण 800 ग्रामों का समूह। छठवां खरवटिक 200 ग्रामों का समूह था। सातवां संग्रहण 100 ग्रामों का समूह था। आठवां ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी दोस्त। आहार व विषय पति के अधीन होता था। आहार जो है वो विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था दोस्त। स्थानिक के अधीन गोप होते थे। इनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। तो गोप के अंतर्गत कितने गांव होते थे? 10 गांव। समाहर्ता के अधीन प्रदेशी नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था मित्र। आइए आगे देख लेते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वशासित प्रदेश थे जहां स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी, किंतु अंतपालों द्वारा उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाता था। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानिक शासन के बीच संपर्क बना रहता था। नगर प्रशासन के मेघश्रेणी के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे देख लेते हैं। आइए अगला। तो इन समितियों के कौन कौन से विभाग थे, आइए देख लेते हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी दोस्त। दूसरा, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य को देखता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। छठी समिति बिक्री कर वसूलता था दोस्त। रक्षिण नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी। इन्हें रक्षिण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। पहला अधिकारी था दोस्त एग्रोनोमाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्रोनोमाई जिला का अधिकारी होता था। मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी था। एंटीनोमाई नगर आयुक्त था। सैनिक अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है, तो उसमें है राजू प्रमुख। राजू का ये देख लेते हैं। राजू क्या था भैया? ग्रामीण जनपदों की देखरेख के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। इसके पास कर संग्रह के साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। इसके द्वारा सहस्त्र पड़ियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। प्रादेशिक कौन था दोस्त? जिसे जिलाधिकारी वर्तमान में कहा जाता था। अर्थ व्यवस्था के प्रतिष्ठा महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन को संबंधित था। प्रतिवेदक, इनका कार्य सम्राट के विभिन्न सूचना देना था। ग्राम मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। उसका ग्राम प्रधान ग्रामी कहलाता था जो राजकीय कर्मचारी नहीं था, वरन उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था दोस्त। उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। बाकी शेष श्रृंखला के साथ कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।